गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर क्या होता है, किससे बना होता है, बहुत सारी गैसेस से बना होता है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होती है वो पढ़ेंगे। अब हमें ये तो मालूम पड़ गया है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एक तरीके से रजाई होती है, बहुत सारी गैसेस होती है, बहुत एयर जो हम हमारे वातावरण में जो एयर होती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स भी होती हैं। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली कितनी लेयर्स होती हैं? 5 डिवीज़न किए गए हैं, 5 लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये 5 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में। पांचों के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अपने अपने अलग अलग काम होते हैं और अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है, इसलिए इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो लेयर आती है ट्रोपोस्फियर होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। इसकी एवरेज हाइट जो होती है वो 30 किलोमीटर्स होती है। इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स के बीच में होती है, और एवरेज अगर हम निकालें तो 30 किलोमीटर्स होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि जो भी हम एयर हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, वो इसी लेयर में पाई जाती है। इसके साथ साथ ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर्स इन लेयर। इसके साथ साथ जो भी वेदर फिनोमेना जो भी होता है, वेदर फिनोमेना जैसे रेनफॉल होती है, बारिश जो होती है, फॉग जमता है, और क्लाउड्स जो फॉर्म होते हैं, बादल जो फॉर्म होते हैं, तो ये सब इसी लेयर में पॉसिबल होता है। इस लेयर में ही हर तरीके के लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में टेम्परेचर, जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है, और ठंड हमें लगने लगती है जैसे जैसे इसके ऊपर जाते जाते हैं वैसे। इस वजह से इसको एक डायनामिक लेयर भी बोला जाता है। तो ट्रोपोस्फियर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सारे वेदर फिनोमेना यहीं पर होते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद है जो सेकेंड लेयर है, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है इसकी हाइट कितनी होती है? इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स तक की इसकी हाइट होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी क्लाउड्स नहीं पाए जाते, यहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता, कोई फॉग वॉग नहीं होता। इसी वजह से ये एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाए जाते हैं। अब इसका क्यों यहाँ पर एरोप्लेन उड़ा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता, यहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं चलती, कोई ज़्यादा क्लाउड्स नहीं होते, तो यहाँ पर जो एयरप्लेन्स उड़ाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो इस लेयर पे मोस्टली एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम ट्रोपोस्फियर में अगर एरोप्लेन्स उड़ाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा होती है, क्लाउड्स होती है, उससे हमारा एरोप्लेन डगमगाएगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आराम से हम एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर पाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक ओजोन गैस की लेयर भी होती है जो कि हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद आता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो है वो 50 टू 80 किलोमीटर्स की हाइट तक होता है। मतलब अगर हम अर्थ के लेवल से देखें, अगर सी लेवल से हम देखें तो ये 50 टू 80 किलोमीटर्स तक होता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो मेट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स मतलब हमें मोस्टली हम सुनते रहते हैं कि एक पत्थर अर्थ से टकराने वाला है, मोस्टली न्यूज़ में आता रहता है ये सब। तो ये सब मेट्रॉइड्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ पर कभी कभी टकराने का बनता है, और फिर हमें डराया जाता है कि अर्थ ख़त्म हो जाएगी ऐसा। और नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो जैसे जैसे हमारे अर्थ पर आते हैं वैसे बर्न अप होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, और अर्थ पर अगर आ भी जाते हैं तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, पूरी तरीके से नष्ट हो चुके होते हैं जब तक ये अर्थ पे आते हैं। तो जो बर्निंग ऑफ मेटेरॉइड्स जो होता है, जो पत्थर बड़े बड़े स्पेस से जो पत्थर हमारी अर्थ पे गिर रहे होते हैं, तो वो जलते कब है, जलना कब स्टार्ट, बर्निंग उनका कब स्टार्ट हो जाता है? मेसोस्फियर लेयर में घुसते ही वो जलने लग जाते हैं, ताकि जब तक वो एयर पे आते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके होते हैं। इसके बाद जो लेयर है इसका नाम है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर लेयर बहुत इंटरेस्टिंग है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया है, जैसे जैसे हम अर्थ के लेवल से बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो वैसे ही थर्मोस्फेयर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे ठंड बढ़ती है, वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एयर की जो डेंसिटी होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत कम गैसेस यहाँ पाई जाती है, एयर बहुत कम होती है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ 3 लेयर, 2 लेयर्स ऑफ गैसेस आर फाउंड हियर, वन इज़ द ओजोन लेयर एंड द अदर इज़ द आयन लेयर। तो यहाँ पर 2 प्रकार की एयर पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। एक तो ओजोन लेयर पाई जाती है, इसके साथ साथ आयन लेयर भी यहाँ पर पाई जाती है। आयोनस्फीयर है जो इस लेयर का ही पार्ट होता है। ये जो लेयर होती है इसकी वजह से हम जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं और जो भी रेडियो प्रोग्राम्स हम सुन पाते हैं, रेडियो ट्रांसिस्टर्स होते हैं, तो वो सब इसी लेयर की वजह से हो पाते हैं। कैसे होते हैं वो? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आयन्स पार्टिकल्स होते हैं। तो आयन पार्टिकल्स जैसे हमने देखा, जैसे उन पर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो जाते हैं, और चार्ज अप जो हो जाते हैं तो ये हर थर्मोस्फेयर में हर जगह घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर कोई भी अर्थ से कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर घूमते रहते हैं, तो अर्थ से अगर हम कुछ भी ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी रेडियो शो वगैरह, रेडियो की वेव्स जो भी ट्रांसमिट होती है, तो वहाँ थर्मोस्फेयर से टकरा कर वापस वो अर्थ पे आ जाती है, जिससे हम रेडियो वगैरह पूरे कंट्री के और जिस भी पोर्शन में हम रहते हैं वहाँ पर रेडियो सुन पाते हैं। तो बेसिकली थर्मोस्फेयर जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आयंस पार्टिकल्स होते हैं जो कि सनलाइट की वजह से बहुत चार्ज्ड अप हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज होने की वजह से, जिसकी वजह से जो भी हम रेडियो सिग्नल्स पहुंचाने के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। थर्मोस्फेयर इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। ये सबसे लास्ट वाली, आउटर मोस्ट सबसे पहले वाली और सबसे लास्ट वाली लेयर होती है। द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज़ अनसर्टन। इसकी अपर लिमिट जो है, मतलब एक्सोस्फियर जो है वो बस चलता जाता है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। द डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ ऑल्सो अ लीस्ट हियर। यहाँ पर एयर भी बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम प्रकार की एयर यहाँ पर होती है। यहाँ पर सिर्फ हल्की गैसेस जो होती हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यही पाई जाती है, जो कि इधर उधर फ्लाई करती रहती है क्योंकि ये बहुत हल्की होती है। और हीलियम जो और हाइड्रोजन जो होते हैं, जो बहुत सारी हल्की गैस होती है, इससे स्टार्स भी बनते हैं, स्टार्स भी यहीं पर फॉर्म होते हैं, इसलिए इस लेयर पे आपको बहुत सारे स्टार्स भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं हर एटमॉस्फेयर की लेयर के अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, जो भी वेदर फिनोमेना सब कुछ यहीं पॉसिबल होता है, सारी जो लाइफ गिविंग गैसेज हैं यहीं पर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर एरोप्लेन वगैरह उड़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेदर फिनोमेना नहीं होता। मेसोस्फियर जो होते हैं, यहाँ पर जो मेट्रॉइड्स वगैरह जो आते हैं, स्पेस से जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं इस लेयर पर आके, ताकि जो अर्थ पर ये आए तो ज़्यादा अर्थ को नुकसान ना हो। थर्मोस्फियर में क्या होता है, थर्मोस्फियर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं जो कि सनलाइट से बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेडियो सिग्नल्स पहुंचाने में, जो रेडियो प्रोग्राम्स और ये सब हम सुन पाते हैं तो इसी लेयर की वजह से सुन पाते हैं। एक्सोस्फियर जो होता है, एक्सोस्फियर सबसे लास्ट लेयर होती है जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ये जो लेयर है सबसे अपर पार्ट होती है, यहाँ पर एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पर सिर्फ जो हल्की गैसेस होती है, जैसे जो हीलियम और हाइड्रोजन जो हल्की गैसेस है वही पाई जाती है। इसी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम से बहुत ज़्यादा स्टार्स भी फॉर्म होते हैं। स्टार्स इन दोनों गैसों से मिलकर ही फॉर्म होते हैं, तो इस लेयर में आपको बहुत ज़्यादा स्टार्स देखने को मिलेंगे। और जो भी हम सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, स्पेसशिप्स भेजते हैं, तो वो इसी लेयर पर घूमती रहती है। आई होप जो इंटरेस्टिंग चैप्टर था अर्थ एटमॉस्फेयर आपको समझ में आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।